हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टॉपिक का भी यही नाम है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को असर डालती हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ठीक है, तो फैक्टर्स इफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आप इसे कह सकते हो। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जब भी आपको एक क्वेश्चन आए तो आपने मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेफिनेशन लिखनी है, जो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं, दो मेन फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स और नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, जो हमारी देश की तरक्की को असर डालेंगे। सबसे पहला आ जाता है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। अब सिंपल वर्ड्स में, जिस जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा डेवलप्ड होगी, और जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है वो कम डेवलप्ड होगी। ठीक है, बट हम एक्सेप्शंस भी ले सकते हैं। जैसे मान लो अरब कंट्रीज़ हैं, उनके पास नेचुरल सोर्सेज तेल, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है, उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें नेचुरल सोर्सेज कम पाए जाते हैं, ठीक है, और वो अंडर डेवलप्ड रह जाती हैं। मगर एक एग्जांपल देता हूँ जापान का, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज कम है फिर भी वो डेवलप हो जाती है। ठीक है ना, तो ह्यूमन रिसोर्स पे भी काफ़ी डिपेंड करता है, कई फैक्टर्स हैं। इस पॉइंट में हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू पीपल ऑफ अ कंट्री एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। उनको फ्री में मिलते हैं, कुदरत उनको फ्री में देती है ये चीज़ें। दीज इंक्लूड्स लैंड, वाटर, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, wind and solar energy, etc., etc. These are also called resource endowment of a country. इसको resource endowment भी कहा जाता है। Availability of natural resources is an important determinant of economic development. तो जितनी ज़्यादा availability होगी उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा कोई भी country. No doubt, many developed nations of the world are rich in natural resources and their resource endowment has substantially contributed to their growth process. इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो जो कंट्रीज़ के पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है, उस नेचुरल रिसोर्स ने उस कंट्री को डेवलप करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। कंट्री विद मोर नेचुरल रिसोर्सेज कैन डेवलप ईजिली देन द others. Thus, most of the developed nations, such as USA, Canada, Russia, etc., have plenty of natural resources. But mere availability of natural resources is not enough. ये नहीं कह सकते कि natural resources available है तो तरक्की होनी ही होनी है। ठीक है, natural resources make effective contribution to economic development only when these are effectively exploited by the concerned country. जब तक concerned country उसको यूज़ नहीं करेगी तब तक तरक्की कहाँ से होगी। अब जैसे कहते हैं कि अफ्रीका में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी वो बहुत ज़्यादा है, मगर वो अपने पानी का बहुत कम परसेंटेज यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन बींग्स की स्किल्स। जितना स्किलफुल बंदा होगा उतना आपको पता तरक्की ज़्यादा कर जाएगी कंट्री। अ कंट्री कैन नॉट ड्रीम ऑफ डेवलपमेंट विदाउट एनरिच्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उस कंसर्न कंट्री के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए। अल्टीमेटली इट इज़ ह्यूमन ब्रेन दैट फैसिलिटेट्स द यूज़ ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन ब्रेन ही अच्छा नहीं होगा तो अपने कंट्री की तरक्की कैसे कर पाएगा। इवन व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री रिमेन्स कांस्टेंट, it can successfully accelerate its pace of development provided its human resources are enriched, efficient and skilled. मैंने जापान की एग्जांपल दी थी आपको, ठीक है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज कम है मगर ह्यूमन स्किल्स इतने ज़्यादा डेवलप हैं कि छोटा सा कंट्री और इतना ज़्यादा डेवलप हो गया। Thus, human resources या human resource is an extremely important determinant of development. Human resources are broadly classified as number one, physical labor. ठीक है, इट रेफर्स टू द लेबर सप्लाई और मैन पावर एज डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड आवर्स ऑफ वर्क। तो फिजिकल लेबर होता है नंबर ऑफ वर्कर्स या आवर्स ऑफ वर्क कितने हैं हमारे पास, जितने ज़्यादा होंगे उतना देश तरक्की कर सकता है। ठीक है, if laborers are efficient, hardworking and committed, then the pace of economic development is bound to accelerate. अगर लेबर हार्ड वर्किंग है और ये सारा का सारा काम अच्छे से कर रहा है तो अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगी पूरे के पूरे कंट्री की डेवलपमेंट बड़े अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, कंट्रीज लाइक जापान हैज़ प्रूवन दैट लैक ऑफ नेचुरल सोर्सेज कैन बी कंपनसेटेड बाय द अबंडेंस ऑफ मैन पावर विच इज़ कमिटेड। सिंपल वर्ड्स में जापान की एक एग्जांपल है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेचुरल सोर्सेज कम है फिर भी मैन पावर जो है, जो वो है, मतलब जो इंसान है वहाँ काम कर रहे हैं वो काफ़ी जो है कमिटेड है अपने काम के लिए और स्किलफुल है, जिसकी वजह से उनकी तरक्की काफ़ी तेज़ी से हो रही है। जापान has no iron mines, Sweden has acute shortage of minerals, and Switzerland
has rocky soil, but thanks to their developed resources, human resources, these countries have emerged as a developed countries of the world. तो जो जो कंट्रीज के मैंने आपको बताया, जापान के पास आयरन नहीं है, फिर भी देखो कारें कितनी अच्छी बनाती है। दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड के पास जो रॉकी सॉइल है, फिर भी देखो वो डेवलप्ड है। और जो स्वीडन है उसके पास मिनरल्स की शॉर्टेज है, फिर भी वो डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज उनके पास अच्छे हैं। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन स्किल्स। इट रेफर्स टू नॉलेज एम्बॉडेड इन द हैंड्स एंड माइंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की जो स्किल्स हैं, उनका जो हुनर है, वो चीज़ गिना जाता है। ह्यूमन कैपिटल और स्किल इज फॉर्म्ड व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड टू प्रोवाइडेड सच फैसिलिटीज़ टू द पीपल। मतलब ये तब स्किल्स अच्छी होती हैं जब इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों पे होती है। गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ लेबर। जितना अच्छी हेल्थ रहेगी, जितना लंबे टाइम तक काम करेगा, उतने नए नए चीज़ें सीखेगा, नए नए तजर्बे होंगे, उसको एक्सपीरियंस होगा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अच्छी होगी, इनोवेशंस होगी और एबल एंटरप्रेन्योर्स होंगे। तो ह्यूमन स्किल्स तभी बढ़ेंगी जब इन 4 फैक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेज एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जितना अच्छा फिजिकल कैपिटल मतलब मशीन्स वगैरह, प्लांट वगैरह होगा, उतनी देश की तरक्की भी होगी। फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मशीन्स प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अनलाइक फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो फिजिकल कैपिटल में वो मशीनें आ जाती हैं जो हम बनाते हैं, ताकि उन मशीनों के इस्तेमाल करके हम फर्दर और गुड्स बना सकें। फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स मशीन्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा विच आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट। अब जितनी ज़्यादा फिजिकल कैपिटल, मशीन्स वगैरह बनेंगी, मतलब उतनी ज़्यादा गुड्स की डिमांड है, तभी तो उन गुड्स को बनाने के लिए ज़्यादा मशीन्स बन रही हैं। Classical economists like Adam Smith, J.S. Mill, and modern economists like Harold Dormer consider capital formation as the principal determinant of development. तो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये कहते थे भाई कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा हमारा जो डेवलपमेंट होगी। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन in underdeveloped countries is considered as a main cause of their underdevelopment, क्योंकि underdeveloped countries जो है उनमें capital formation कम होती है, इसलिए वो underdeveloped रह जाती है। On the other hand, abundance of physical capital in developed countries explains the richness of their growth and development। तो जितनी ज़्यादा मशीनें होती हैं डेवलप कंट्रीज़ में, उतना ही वो माल बनाते हैं, उतना ही वो तरक्की कर लेते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इम्पैक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन 2 वेज। अब आ जाता है कैपिटल डीपनिंग एंड कैपिटल वाइडनिंग। ये दो नंबर में अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट में। तो कैपिटल डीपनिंग क्या होता है? दिस अकर्स व्हेन द एग्जिस्टिंग वर्कर्स आर इक्विप्ड विद मॉडर्न मशीन्स। जो एग्जिस्टिंग बंदे हैं उनको ज़्यादा मॉडर्न मशीन्स दे दो ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। इट एनहेंसेस देयर प्रोडक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स, judicious use of capital facilitates higher productivity, because of which capital output ratio tends to fall and आउटपुट कैपिटल रेशियो टेंड्स टू राइज। सिंपल वर्ड्स में, अगर हम एग्जिस्टिंग लेबरर्स को पहले से ज़्यादा अच्छी मशीन दे देंगे तो वो पहले से अच्छा काम करेंगे, जिससे कैपिटल आउटपुट रेशियो कम हो जाएगी। जितनी कम कैपिटल आउटपुट रेशियो होगी, उतनी देश तरक्की करेगा। समझ गई बात? नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल वाइडनिंग। दिस अकर्स व्हेन द यूज ऑफ मशीन्स इज हॉरिजॉन्टली स्प्रेडेड या स्प्रेड टू एब्जॉर्ब मोर वर्कर्स हु आर अर्लियर हैव बीन अनएम्प्लॉयड। तो जो बंदे वेले बैठे हैं, जो बंदे काम नहीं कर रहे, उनको भी मशीन्स बांट दो ताकि वो काम करना शुरू कर दें। द प्रोसेस ऑफ कैपिटल वाइडनिंग contributes the process of development by converting unproductive workers into productive workers। तो जो फ्री बैठे थे, अगर हम उनको भी मशीन्स या कैपिटल गुड्स दे देंगे तो वो भी कोई ना कोई काम कर पाएंगे। तो जो पहले अनप्रोडक्टिव वर्कर्स थे, जो काम ही नहीं कर रहे थे, उनका भी इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, वो भी प्रोडक्टिव हो जाएंगे। बोथ कैपिटल डीपनिंग एंड कैपिटल वाइडनिंग आर अ साइन क्वे नन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइन क्वे नन मतलब नेसेसरी कंडीशन होती है, कैपिटल डीपनिंग एंड कैपिटल वाइडनिंग दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल प्रोग्रेस। ये तो सबको पता है, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो डेवलपमेंट अपने आप ही होगी। अब इसमें मटेरियल क्या लिखना है? टेक्निकल प्रोग्रेस इज अ मल्टी डायमेंशनल फैक्टर इम्पैक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक मल्टी डायमेंशनल फैक्टर है। कैसे? अकॉर्डिंग टू लिप्से, technical progress is brought about by innovation through introducing new products, new ways of producing existing products and new forms of business organization। तो लिप्से का कहना था कि टेक्निकल प्रोग्रेस तब होती है जब हम कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, नया बनाने का तरीका लेके आते हैं उसको, या न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस करने का नया तरीका लेके आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस टोटल आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, इवन व्हेन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डेवलपमेंट अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल चेंजेस। इकोनॉमी के ढांचे में चेंज आना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। स्ट्रक्चर चेंज कब होता है? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर में काम करते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल जाते हैं। ठीक है।
स्ट्रक्चरल चेंजेस रेफर्स टू चेंज इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के ऑक्यूपेशनल ढांचे में चेंज आएगा, जो लोग काम करते हैं उसमें चेंज आ जाएगा। कैसे? इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक सेक्टर्स। जैसे प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज आ जाती हैं, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। और सर्विस सेक्टर जिसको टर्शरी सेक्टर भी कहा जाता है, ट्रेड, बैंकिंग, कॉमर्स एटसेट्रा। इट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट that more and more people are engaged in secondary and tertiary activities। तो जितना ज़्यादा वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में काम करेंगे उतना ही तरक्की करेंगे, क्योंकि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में कम परसेंटेज ऑफ पीपल लगे हैं और बाकी सेक्टर्स में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल लगे हैं, और बाकी सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दिस वुड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इससे ग्रोथ प्रोसेस बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है साइज ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना तरक्की होगी। साइज ऑफ मार्केट ऑल्सो डिटर्मिन्स द पेस ऑफ डेवलपमेंट। लार्जर द साइज ऑफ मार्केट वुड स्टिमुलेट मोर प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा माल बिकेगा उतना प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी एंड नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। फॉर एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ मार्केट इट इज़ इसेंशियल दैट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द मार्केट्स आर रिमूव्ड। जो भी मार्केट के अंदर हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिमूव करना चाहिए। दस मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। मोनोपोलियाँ खत्म करनी चाहिए और कंपटीशन को एनकरेज करना चाहिए। ऑल्सो क्रेडिट फैसिलिटीज शुड बी एक्सटेंडेड टू फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। क्रेडिट फैसिलिटीज भी देनी चाहिए। जितना ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज होगी उतना लोन्स लेके काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक एजेंसीज। जिस जिस कंट्री की इकोनॉमिक एजेंसीज एफिशिएंट है वहाँ तरक्की होनी ही होनी है। एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक एजेंसीज इज़ अ प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक प्री कंडीशन है। जितनी ज़्यादा एफिशिएंट इकोनॉमिक एजेंसीज होगी उतना देश तरक्की करेगा। कौन कौन सी इकोनॉमिक एजेंसीज? इकोनॉमिक एजेंसीज इंक्लूड्स बैंक्स, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा। It is because of these institutions that savings are encouraged and investment is directed to the channels of development। इन्हीं इंस्टीट्यूशन की वजह से सेविंग्स जो है एनकरेज होती हैं और जो इन्वेस्टमेंट है या लोन्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ जहाँ पे तरक्की करनी है चैनल्स ऑफ डेवलपमेंट में। It is therefore imperative to have organized and efficient banking system in a country, organized money and capital markets so that industry and agriculture are offered short term and long term credit at the reasonable rate of interest। इसलिए ये कहा जाता है कि जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर अच्छा है या फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट या फिर जो शेयर मार्केट है वो अच्छी है, वहाँ पे हम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट can contribute to economic growth by providing economic and social infrastructure without which the process of growth can never get a kick start। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट भी एक इकोनॉमिक एजेंसी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग, बिजली बुजली, ठीक है, ये सारा प्रोवाइड करती है। ये सारी चीज़ें होंगी तभी तो इन्वेस्टमेंट होगी ना। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंट्री फाइनेंशियली स्टेबल होती है वही डेवलप कर पाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, यहाँ मेरी राइटिंग हल्की सी चेंज हो गई ना, क्योंकि जब भी मैं मतलब बार बार लिखता हूँ तो एक ही गो में सारी इतनी लंबी वीडियो नहीं लिख सकता, तो बीच बीच में जब मैं मतलब मैंने आज लिख ली, ये कल लिख ली, तो थोड़ी राइटिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, तभी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। ऑल्सो देयर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, वही वाली बात जो पिछले पॉइंट में थी, एंड डेवलप्ड कैपिटल मार्केट टू फैसिलिटेट ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। तो मनी मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि वो कैपिटल की अवेलेबिलिटी कर पाए। मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द नेशन शुड बी कंड्यूसिव टू ग्रोथ। तो मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कंड्यूसिव हो। ये ना हो कि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा पैसा मांग रही है और वहाँ मॉनेटरी पॉलिसी ने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा दी। ठीक है, द सप्लाई ऑफ मनी शुड बी in accordance with its demand and low rate of interest should prevail। तो जो सप्लाई और डिमांड है वो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो डिमांड के हिसाब से होनी चाहिए। डिमांड से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होने चाहिए ताकि हर कोई लोन लेके अपना काम शुरू कर सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जनरली लीड्स टू राइज इन प्राइस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज़्यादातर प्राइजेस जो है हल्के हल्के बढ़ते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मनी सप्लाई होता रहेगा उतना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट भी तो होगा ना। It is essential that price
राइज इज केप्ट अंडर कंट्रोल। ये काफ़ी इंसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है कि हम प्राइस राइज को कंट्रोल में करें। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ। तो अगर प्राइस राइज को कंट्रोल रखेंगे तभी ग्रोथ हो पाएगी। ये नहीं कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए जैसे आजकल बढ़ गए, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ गए और प्राइजेस बढ़ने की वजह से जो है डेवलपमेंट नेगेटिव चली गई है। डेवलपमेंट तो क्या होनी है, ठीक है, उल्टा नेगेटिव चलेगी, क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं लोग डिमांड करना बंद कर देते हैं, तो मार्केट में डिमांड नहीं रहती, अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है, रिसेशन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एबल एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। Economic development of a nation depends upon its entrepreneurial ability as well as organizational efficiency। तो जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे और ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होगी उतना ही कंट्री तरक्की करेगा। कभी कभी आपने सोचा है कि अमेरिका इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, अमेरिका क्यों कर रहा है अमेरिका इतनी तरक्की? क्योंकि उसके पास एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स है, जैसे फेसबुक वाला है और लिंक्डइन वाला है, ये क्या कहते हैं विकीपीडिया टाइप कंट्रोल करने वाले हैं, जैसे क्या कहते हैं अपना जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल है, गूगल है, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वहाँ पे ये सारी की सारी अमेरिका की तो है। तो जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होंगे उतना ही जो है देश तरक्की कर सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे और उतने ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी तो देश तरक्की करेगा। एंटरप्रेन्योर्स सेट अप एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट। ये तो मैंने बताई बात। शुम्पीटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एबल entrepreneurs play an important role for the development of a country। शुम्पीटर भी यही कहते थे। owing to the shortage of entrepreneurial ability in less developed countries, LDC मतलब less developed countries, the government itself has to act as a principal entrepreneur of the nation। underdeveloped countries या less developed countries में जो है एंटरप्रेन्योर्स मिसिंग होते हैं, तो सरकार खुद बन जाती है एंटरप्रेन्योर, सरकार खुद अपनी कंपनियां खोल खोल के काम करना शुरू कर देती है। सो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बना लेती है कि मतलब प्राइवेट सेक्टर भी होगा और सरकारी भी होगा, ठीक है। इज जनरली अडॉप्टेड बाय दीज कंट्रीज। अ स्पेशल टाइप ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर द एफिशिएंट एंटरप्रेन्योरशिप। एक पर्टिकुलर टाइप का जो है जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर पाती है, जो कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में नहीं होता। तो एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से देश तरक्की करता है। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट प्लानिंग। कोई भी देश विदाउट प्लान तो तरक्की कर ही नहीं सकता। Development planning plays a crucial role in the context of economic development of least developed countries। कैसे? Development planning refers to the process in which central planning authority plans for the achievement of certain targets within the stipulated period of time given the resource base of a country concerned। तो डेवलपमेंट प्लानिंग में क्या होता है, एक प्लानिंग प्रोसेस होता है जिसमें सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, जो इंडिया में क्या है, नीति आयोग। पहले क्या थी, प्लानिंग कमीशन, 2014 में उसका नाम चेंज कर दिया गया नीति आयोग। वो विद इन द गिवन टाइम पीरियड अपने रिसोर्सेज को देखते हुए प्लान बनाती है कि अगले 5-5 साल में वो क्या करेगी। द प्लानिंग प्रोग्राम कंसर्न्स विद द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। तो जो प्लानिंग कमीशन है, मतलब जो अब नीति आयोग है या जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो भी कंट्री में बनती है, वो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और पब्लिक सेक्टर के लिए भी प्लान बनाएगी। दीज प्रोग्राम्स इंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद अ व्यू टू स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। बेसिकली वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेगी नेचुरल रिसोर्सेज की और नेशन के रिसोर्सेज की, ताकि ग्रोथ प्रोसेस को वो स्टिमुलेट कर सके। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट सच एज फॉरेन कैपिटल, टेक्निकल नो हाउ मतलब टेक्निकल नॉलेज जो बाहर से मंगवा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लीस्ट डेवलप कंट्रीज। क्योंकि बाहर से कैपिटल आएगी तभी उनका देश तरक्की करेगा, बाहर से टेक्नोलॉजी मंगाएंगे या इंटरनेशनल ट्रेड में एनहांस करेंगे तभी उनका देश जो है तरक्की करेगा, तभी कंट्री आगे जा सकता है। ऑलमोस्ट एवरी लीस्ट डेवलप कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सीक्स डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रॉम डेवलप्ड नेशन। तो वो चाहते हैं कि बाहर से उनको लोन्स वगैरह मिले या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले। देयर आर सेवरल वेज several ways that developed nations can help underdeveloped countries। जैसे underdeveloped countries में क्या होता है, scarcity of capital। scarcity of capital in least developed countries या less developed countries can be made up through द कैपिटल फ्रॉम एडवांस नेशन। बाहर से FII या FDI आ सकती है। एडवांस नेशंस कैन ऑफर टेक्निकल नो हाउ, उनको टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, मशीनरी वगैरह दे सकते हैं और अदर एसेंशियल चीज़ें दे सकते हैं जो पुअर नेशंस को चाहिए। मैनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज IBRD, जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एटसेट्रा प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एज वेल एज टेक्निकल असिस्टेंस टू लीस्ट डेवलप कंट्रीज। तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज की इस तरीके से हेल्प की जाती है। अब ये तो थे इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो किसी भी देश को असर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। इसमें कौन से डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं,
जिससे हमारा देश तरक्की की तरफ जा सकता है। पहला है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिकल पीस होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जैसे अफगानिस्तान में देखें, पाकिस्तान में देखें, हर तीसरे दिन सरकारें चेंज हो जाती हैं, तो कोई प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं आ सकती। ठीक है, तो जब तक प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं आएंगी तो देश कैसे तरक्की करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड एफिशिएंट honest and welfare oriented administration is a main determinant of national development। तो जब भी efficient, honest and welfare oriented administration या government होगी तभी देश तरक्की कर पाएगा। Greater the political stability in the country, more the people will have confidence in the government। गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों होता है? उस कंट्री में FII FDI क्यों जाती हैं? इसलिए जाती हैं क्योंकि गवर्नमेंट का काम स्टेबल रहता है और गवर्नमेंट स्टेबल रहती है। ठीक है, अ स्टेबल एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट कैन एंश्योर हाई रेट ऑफ ग्रोथ इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज इन अ सस्टेन मैनर। वो तरीके से, तमीज़ से जो भी पॉलिसीज लेके आएंगे वो लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान्स विल बी फॉर्मुलेटेड एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वुड कंटिन्यू विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो क्योंकि सरकार स्टेबल होगी तो जो प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं वो अच्छी तरीके से पूरी की जाएंगी और बनाई भी जाएंगी। इफ़ देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री इट विल मोटिवेट accumulation of private property, there will be more capital formation। तो जितना ज़्यादा पीस होगी उतना लोग मोटिवेट होंगे कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाएं, ऐसा काम करें वैसा काम करें, उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी। समझ की बात? अगर अनरेस्ट है, अब अफगानिस्तान में कौन इन्वेस्ट करना चाहता? कोई नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, क्योंकि वहाँ कोई पता ही नहीं क्या हो कल को। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट्स पॉलिसी रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर। रेट ऑफ ग्रोथ जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है पब्लिक सेक्टर की, कि उसने पब्लिक सेक्टर में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है नहीं करना, उससे भी असरदार होती है। इट विल एक्सेलरेट फर्दर बाय द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। मतलब जब भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स बनाएगी, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा बनाएगी, अंडर द कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर करके ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करेगी सरकार, तो देश तरक्की करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सोशल डिटर्मिनेंट। सोसाइटी कैसी है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद सोशल चेंजेस। सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लॉज ऑफ इनहेरिटेंसेज एटसेट्रा हैव देयर पावरफुल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे? अगर कास्ट सिस्टम के पंगे पड़े हुए हैं, जॉइंट फैमिली की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के फलां के बंदे के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसी के केस अदालतों में चली जाने, तो लोगों ने खाक काम करना है। आपको पता तो है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पता है ना आपको ये डायलॉग। ठीक है, मसले तो सॉल्व होते नहीं है, लोग उसी झमेलों में पड़े हुए हैं। जब फास्ट जस्टिस नहीं होगा तो वो अपने काम में फोकस कैसे करेंगे? These institutions should undergo such change as are likely to promote economic development। इसमें चेंजेस नहीं आ रहे, तभी तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो हैं उसी पंगों में फंसी हुई हैं। अभी भी जब हम लीस्ट डेवलप कंट्रीज में जाते हैं उनमें पंगे क्या हैं? धर्मों के पंगे हैं, हमारा रिलीजन, ये बात होती है, हमारी सोसाइटी। ठीक है ना? अगर एक ही रिलीजन है पूरी कंट्री का, जैसे अरब कंट्रीज का एक ही रिलीजन है, ईरान में एक ही रिलीजन है, तो उसमें शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है। समझ की बात? तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही धर्म है फिर भी कंट्री खुश है, ऐसी गलती नहीं है। और अगर डिफरेंट धर्म है तो धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जॉइंट फैमिली है तो उनमें आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, कास्ट सिस्टम है तो डिफरेंट कास्ट में लड़ाइयाँ चल रही हैं। एज ए रिजल्ट द प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस सप्लाई ऑफ, मतलब जब भी प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आएंगे उसकी वजह से सप्लाई ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी और साइंटिफिक एफिशिएंसी एंड टेक्निकल नो हाउ भी डेवलप करेगी। क्योंकि अगर लोग इन मसलों से निकलेंगे तो अपना कोई काम करेंगे तो डेवलपमेंट तो होगी ही। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉल्स फॉर रेडिकल चेंजेस इन द आउटलुक ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहती है कि सारे टाइप के लोगों में चेंजेस आने चाहिए, काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आने चाहिए। जो ये पिछड़ी ऑर्थोडॉक्स सोच है ये नहीं रहनी चाहिए। दे शुड हैव एन इंस्टेंट डिज़ायर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोगों में डेवलपमेंट की डिज़ायर होनी चाहिए। रैपिड रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट may take place if the people of underdeveloped countries give up orthodox approach and adopt progressive ideas and latest production techniques। तो अगर प्रोग्रेसिव आइडियाज़ रखेंगे, अपनी ऑर्थोडॉक्स सोच को ख़त्म कर देंगे, तभी डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट आ जाता है रिलीजियस आउटलुक। ये तो मैंने बताया, धर्म के पीछे लड़ाइयाँ करी जा रही हैं, धर्म के पीछे पैसिव हो जाए ना, अपना धर्म फॉलो करें, किसी को बुराई ना करें, तभी डेवलपमेंट होगी। रिलीजियस आउटलुक ऑफ द पीपल ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। If people of a country give more importance to material development, do not consider economic progress as anti-religious, are not dependent upon the faith alone, and have full faith in their labor, rapid economic growth of the country is definite। अगर लोग ये समझते हैं कि डेवलपमेंट होना धर्म के अगेंस्ट नहीं है, या फिर वो अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, वो अपनी फेट के ऊपर ना रहें कि भाई जो किस्मत में है वही लिखेगा,
ठीक है, ऐसी सोच ना रखें और वो अपनी फेथ रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा रखें, तभी देश तरक्की करेगा। अगर हम ये सोचें जी किस्मत है जी, किस्मत है जी, मेरी तो जी रब ने यही लिखा है, ऐसी सोच में ही रहेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे के धर्मों के साथ लड़ाइयाँ करते रहेंगे, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू W.A. लुइस, जिन्होंने लुइस थ्योरी दी थी, अ कंट्री में ईदर कमिट इकोनॉमिक सुसाइड, कोई भी कंट्री इकोनॉमिक सुसाइड कर सकती है, बाय एडहेरिंग टू डॉगमेटिज्म, डॉगमेटिज्म कट्टरपंथी से सुसाइड कर सकती है, और स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय रैशनल आउटलुक टुवर्ड्स द रिलीजियस फेथ। तो रिलीजियस फेथ रखो, उसकी तरफ रैशनैलिटी रखो, ना कि इतने ज़्यादा कट्टर हो जाओ कि इकोनॉमिक सुसाइड ही हो जाए। समझ के बात? नेक्स्ट आ जाता है एस्पिरेशंस ऑफ डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड नॉट बी टेकन एज अ सेल्फ जनरेटिंग प्रोसेस। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अपने आप ही नहीं चलता। समझ की बात? इनफैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल फॉर ग्रोथ। लोग जो हैं वो ग्रोथ के लिए एस्पायर करते हैं, एस्पिरेशंस होती हैं तो डेवलपमेंट होती है। देयर कैन नॉट बी अ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक प्रोग्रेस अनलेस पीपल want it and are willing to pay the price for it। मतलब लोग तैयार होने चाहिए और ग्रोथ के लिए कीमत भी अदा करें। ये सारी चीज़ें ऑर्थोडॉक्स वाली छोड़ दें। इफ़ द पीपल ऑफ द कंट्री आर फेटलिस्ट, अंधविश्वास है लोगों को, होल्ड फेट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पॉवर्टी एंड मेक लिटिल एफर्ट टू रिमूव इट, देन द चांसेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी रिमोट। सिंपल वर्ड्स में, अगर लोग अपनी किस्मत को ही रोते जाते हैं, अंधविश्वासी हैं, फेटलिस्ट हैं, डॉगमेटिक टाइप हैं, डॉगमेटिज्म को फॉलो करते हैं, तो अब आप खुद सोचो, वो अपनी किस्मत को ही रोते रहेंगे और अपना काम हाथ में कोई लेंगे नहीं और तरक्की नहीं हो पाएगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ जाता है फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। On account of corruption at all levels, there is tax evasion on large scale in underdeveloped countries. Licenses are issued to undeserving people. It has an adverse effect on economic development. तो जब भी करप्शन होती है, करप्शन का मतलब क्या है? रिश्वतें दे दे के काम करना। तो करप्शन होती है तो लोग टैक्सेस की भी चोरी करते हैं और रिश्वत दे के लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। जो लोग इनकैपेबल हैं उनको भी लाइसेंसेस मिल जाते हैं। तो जो भी करप्शन है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, मैं ये नहीं कह रहा डेवलप कंट्रीज़ में करप्शन नहीं होती, मगर जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जो करप्शन होती है वो बिगेस्ट रीज़न है उनकी अंडर डेवलपमेंट का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी हो गई थी, मगर लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे आपने लिखना है मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।